कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चे हम पढ़ रहे थे, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड टिल ब्रेन। ब्रेन तक कवर किया बच्चे। ब्रेन में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, अभी पूछ लो जल्दी से। ब्रेन में इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दैट टॉपिक ब्रेन, देन आस्क मी। डाउट है किसी को? अभी डाउट नहीं है? ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट होता है तो भेज देगा मुझे, व्हाट्सएप पे भेज देना किसी को कोई डाउट होता है। ठीक है, ब्रेन के बाद स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बच्चे आज हम ब्रेन के बाद हम पढ़ेंगे आज स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। आज हम स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा स्टार्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग लिखो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमने बच्चों पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रेन जब हमने पढ़ा था तो ब्रेन में हमने पढ़ा था कि ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमने पढ़ा था कि हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था हाइंड ब्रेन में मेडुला। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगाटा एक्सटेंड्स टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लंगाटा एक्सटेंड होती है और वो स्पाइनल कॉर्ड में फिर वो इंक्रीज करती है, स्पाइनल कॉर्ड में वो लेंथ वाइज रन करती है डाउनवर्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था बच्चे। हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था बच्चे कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, और हमने पढ़ा था ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में बच्चे हमने पढ़ा था सेरिबलम। हाइंड ब्रेन में हमने पढ़ा था पोन्स, और हाइंड ब्रेन का जो लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था मेडुला ऑब्लंगाटा। दिस मेडुला ऑब्लंगाटा runs downwards to form spinal cord। मेडुला ऑब्लंगाटा एक्सटेंड होती है और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करती है। फर्स्ट पॉइंट यही लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि मेडुला ऑब्लंगाटा extends to form spinal cord। मेडुला ऑब्लंगाटा एक्सटेंड करती है और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करती है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में किस तरह से कंप्लीट होता है। वहां पे मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ 2 systems। देयर वाज वन सिस्टम कॉल्ड नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था बच्चे कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स पढ़े थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में स्पाइनल कॉर्ड में लिख रहा हूं कि स्पाइनल कॉर्ड विद ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड विद ब्रेन फॉर्म्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं स्पाइनल कॉर्ड with brain forms
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, तो स्पाइनल कॉर्ड मेनली रिफ्लेक्स एक्शन में काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन प्रोसेसर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बॉडी में, जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड उनको रेगुलेट करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड regulates all the reflex actions, रिफ्लेक्स एक्शंस को स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है, ठीक है। बच्चे ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का जो पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा डाउनवर्ड एक्सटेंड होता है तो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। फिर हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर्म करता है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है। और थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन है हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना, हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को रेगुलेट करना, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस है। यही ब्रैकेट में बच्चे मैं लिख देता हूं, इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन, वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के ये कुछ फंक्शंस और जनरल चीजें हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखी। अब आ जाते हैं बच्चे स्ट्रक्चर पे कि स्पाइनल कॉर्ड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे, हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम बना रहा है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म कर रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में नहीं लगा, ये बार बार वो हो रहा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में हमें बच्चे डेंस नेटवर्क, बहुत डेंस स्ट्रक्चर मिलता है न्यूरॉन्स का। तो मेनली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी मेन स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं। जो मेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड की वर्किंग और प्रोसेसिंग जो भी है, ये न्यूरॉन्स के डेंस स्ट्रक्चर की वजह से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लिख देता हूं, इट इज अ dense tube, it is a dense tube of neurons from inside। अंदर की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड में जो सबसे अंदर ट्यूब है वो हमारा डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, ठीक है। अब बच्चे मैं जो अभी आपको डायग्राम के थ्रू शो करूंगा, ये डायग्राम अभी आप बच्चे बनाओगे नहीं, जब मैं बोलूंगा तब बनाएंगे, ठीक है। अभी समझेंगे इस डायग्राम को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ डेंस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं न्यूरॉन्स का। बनाएंगे नहीं बच्चे, इसको बनाएंगे नहीं।
ये पूरा का पूरा, ये इसमें पूरे ट्यूब में हमारे न्यूरॉन्स का बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे टाइटली पैक्ड हैं जो कि हमारी मेनली स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसाइड अंदर की तरफ से इसमें डेंस ट्यूब है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के ऊपर, न्यूरॉन्स के जस्ट ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं वही 3 लेयर्स, वही 3 टिश्यूज की प्रोटेक्टिव लेयर जो हमने ब्रेन में डिस्कस करी थी। उन तीनों लेयर्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं बच्चे, कोई बताओ जरा चैट बॉक्स में। उन तीनों लेयर्स को, प्रोटेक्टिव टिश्यू की जो 3 लेयर्स मिल रही थी उनका क्या नाम था, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है गरिमा, इनका नाम है मेनिंजेस, इनका नाम है मेनिंजेस। तो बिल्कुल सही आकृति, इसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। तो हमें जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन एक डेंस ट्यूब है, ठीक है समय। न्यूरॉन एक डेंस ट्यूब है, न्यूरॉन का डेंस ट्यूब है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके जस्ट ऊपर एक कवरिंग मिल रही है हमें। स्पाइनल कॉर्ड जो है बैक साइड, डोर्सल साइड, बच्चे ये हमारा डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड है, और ये आगे से हमारा वेंट्रल साइड है। तो डोर्सल साइड पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड है। डोर्सल साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड का डेंस ट्यूब है न्यूरॉन्स का, उसके चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो लेयर है मेनिंजेस। तो इसके चारों तरफ हमें जो लेयर मिल रही है, तो इसके चारों तरफ हमें कुछ, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बच्चों को बताया था कि 3 लेयर्स होती है, ठीक है, 3 लेयर्स होती है मेनिंजेस में, और उन तीनों लेयर्स के नाम थे लाइक पायामेटर, पायामेटर, फिर हमारे पास था एराक्नॉइड एंड ड्यूरामेटर, और ये सबसे अंदर है हमारा नर्व ट्यूब, न्यूरॉन्स का ट्यूब है सबसे अंदर, ठीक है। तो लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट कि जो हमारा न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरल ट्यूब है हमारा, उसके चारों तरफ हमारा मेनिंजेस प्रोटेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, न्यूरल ट्यूब is protected by tissue called meninges, ठीक है। और मैंने बच्चों आपको बताया था कि ये जो मेनिंजेस होती हैं, ये जो तीनों लेयर्स होती हैं टिश्यूज की, मेनिंजेस में जो तीनों लेयर्स हैं हमारी, पायामेटर, ड्यूरामेटर, एराक्नॉइड, तो मैंने बताया था इन टिश्यू की लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ का फुल फॉर्म बच्चे जरूर याद रखेंगे, एनटीएससी में क्वेश्चन मिल जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सीएसएफ। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें फिल होता है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमें स्पाइनल कॉर्ड को भी हमारे शॉक से बचाता है, कोई इंजरी हो जाए तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन यहीं पे लिख देता हूं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड is filled between meninges and it acts as a shock absorber, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है, ठीक है।
ठीक है, इतना डन। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है बच्चे, इधर देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर अब प्रोटेक्टेड है एक बोनी कवरिंग से, और उस बोनी कवरिंग को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। उस बोनी कवरिंग को पूरे को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड is protected from outside through a bony covering called vertebral column। वर्टिब्रल कॉलम से ये बाहर की तरफ से ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, डन, इतना डन। अब आगे देखते हैं बच्चे। तो ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये बोनी कवरिंग से प्रोटेक्टेड है। इसमें जो कवरिंग है वो कुछ इस तरह से, देखो बच्चे, कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से ये बोनी कवरिंग, ये स्टार्टिंग के मैंने हाफ हाफ कम शो करी है, और फिर मैंने पूरी पूरी कवरिंग यहाँ पे शो करी हुई है। ठीक है, टोटल बच्चे, टोटल ध्यान दो, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, पूरा का पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें टोटल 31 वर्टिब्रल बोन्स पाई जाती हैं। टोटल 31 वर्टिब्रल बोन्स पाई जाती हैं इसमें। ये सब नोट हो गया, इधर वाला नोट हो गया सब। मैंने आपको बताया कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आउटसाइड से, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आउटसाइड से इससे प्रोटेक्टेड है, बोनी कवरिंग से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, बोनी कवरिंग से प्रोटेक्टेड है जिसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम में पूरे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, पूरे वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास टोटल 31 वर्टिब्रल बोन्स हैं। ठीक है, देयर आर 31 vertebral bones present in spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 31 वर्टिब्रल बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो टोटल 31 वर्टिब्रल बोन्स हैं, इनको हमने मेनली हमने 31 जो वर्टिब्रल बोन्स हैं इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये 5 ग्रुप्स हैं हमारे सर्वाइकल, एक, देन thoracic, 12, then
lumbar 5, then sacral 5, and last single bone is called coccygeal. Coccygeal 1. So they together form total 31 vertebral bones. तो इस तरह से टोटल ये 31 वर्टिब्रल बोन्स बनाते हैं, ठीक है। इतना डन बताता हूं बच्चों। मैंने आपको बताया था, ये लिखेंगे नहीं, आपके पास पहले से लिखा हुआ है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है, मैंने जब बच्चों आपको बताया था नर्वस सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम मेनली दो टाइप का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर मैंने बताया था आपको बच्चे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड हम अभी स्टडी कर रहे हैं बच्चों। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ cranial nerves and spinal nerves। cranial nerves और spinal nerves की हेल्प से ही काम करता है। मैंने आपको बताया था cranial nerves के टोटल 12 पेयर्स होते हैं जो हमारे क्रेनियम में होते हैं, हमारे ब्रेन से पेयर्स में निकले होते हैं। और मैंने आपको बताया था, मैंने बच्चों आपको बताया था कि स्पाइनल नर्व्स के टोटल 31 पेयर्स होते हैं। स्पाइनल नर्व्स के टोटल 31 पेयर्स होते हैं बच्चों। जो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स थे, तो ये जो 31 बोन्स हैं, इन्हीं से ये पेयर्स में इन्हीं से ये पेयर में नर्व्स एक्सटेंड करती हैं बच्चों। हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये बना रहा है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही हैं, जो पेरिफेरी साइड जा रही हैं, हमारे पेरिफेरल रीजन में, बाहर वाले रीजन में, पेरिफेरल रीजन में जा रही हैं, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही हैं, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स है अलग अलग, स्पाइनल कॉर्ड की डिफरेंट बोन्स है। इन्हीं बोन्स से जो नर्व्स निकली हैं वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है। वहां पे हमारे पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं बच्चों। तो जैसा कि थोड़ा सा आपको बताता हूं, जैसे सर्वाइकल बोन है, सर्वाइकल, तो मेडुला के जस्ट बाद स्टार्ट होता था सर्वाइकल। स्टार्टिंग की जो 8 बोन्स हैं, स्टार्टिंग की जो 8 बोन्स हैं, उससे निकली है हमारी सर्वाइकल नर्व्स बच्चों। ये जो सर्वाइकल नर्व्स है, जो सर्वाइकल नर्व्स है, वो हमारे नेक रीजन के इनवॉलंटरी एक्शंस को, नेक रीजन के हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को, नेक रीजन के मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हमारी जो थोरेसिक बोन्स है, अराउंड 12 थोरेसिक बोन्स है। ये थोरेसिक बोन्स हमारे चेस्ट रीजन को और हमारे हैंड के मूवमेंट को, इसको रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हमारे जो लंबर रीजन में, लंबर रीजन, ये हमारे एब्डोमेन रीजन के कंट्रोल कर रहे हैं। फिर जो सैक्रल है, सैक्रल बोन्स जो है 5, इससे जो नर्व्स निकली है वो हमारे लेग रीजन के इनवॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेट कर रही है। और लास्ट में जो कॉक्सिजियल है, वो स्मॉल बोन है, लास्ट बोन है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस तरह से कुछ हमारी स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम करती है, ठीक है। अब बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आ जाते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करता है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था आपके साथ, और अभी हम एग्जैक्टली रिफ्लेक्स एक्शन को थोड़ा सा और पढ़ते हैं एक बार। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। उस दिन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स बताने चाहे थे, वो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन बताया था। अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ये डायग्राम आप बना चुके हो। इसके पहले एक ओलंपियाड के लिए एक छोटा सा चीज आपको कॉन्सेप्ट और बताता हूं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ओलंपियाड में कि
अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को, ये स्पाइनल कॉर्ड बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम यहां से ऐसे कट करें, स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन इसका देखें, ये कौन सा है, ऐसे काट देंगे, अगर सीधा काट देंगे बच्चे, ऐसे काट देंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ऐसे काट देंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। ये रब कर देता हूं बच्चों, देखो स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, अगर स्पाइनल कॉर्ड को मैं ट्रांसवर्स सेक्शन उसका देखूं और ऊपर से देखूंगा तो सर्कुलर टाइप का वो थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। तो बच्चों ये मैं ट्रांसवर्स सेक्शन बना रहा हूं स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। अब बच्चे देखो इसमें इधर वाला जो साइड है जहां से ओपनिंग दिखाई है मैंने, ये हमारा डॉर्सल साइड है, ये हमारा बैक साइड है, डॉर्सल साइड है, ठीक है। और आगे वाला जो साइड है ये हमारा वेंट्रल साइड है, ठीक है, वेंट्रल है आगे की तरफ, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में बच्चों आपको क्वेश्चन ओलंपियाड में कभी कभी मिलता है कि स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम ट्रांसवर्स कट करेंगे तो हमें कौन सा अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर वहां पे शो होता है। बच्चों जब हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में हमें दो कलर्स शो होते हैं। एक तो बच्चे पहली बात कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा है, ये स्ट्रक्चर में शो हो रहा है, ये कौन सा अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर है, एच शेप स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें मिलता है। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा कौन सा अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर वहां मिल रहा है, तो एच शेप स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें शो होता है। बच्चों अंदर वाला जो ये पोर्शन है ये है स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर, और ये बाहर वाला पोर्शन है ये व्हाइट मैटर। ये ग्रे और व्हाइट कलर इसलिए शो होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स जो नर्व सेल हैं वो अलग अलग तरह के नर्व सेल अंदर और बाहर यहाँ पे पाए जाते हैं। जो ग्रे मैटर है वहां पे हमें मेनली ग्रे मैटर में माइलिनेटेड, ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मिलते हैं। ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मिलते हैं और व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड तो ये माइलिन शीट तो आप सब जानते हो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, अभी एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। तो अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स की वजह से ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर यहाँ पे हमें मिल रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अभी बच्चों बनाओ नहीं डायग्राम, मैं आपको अभी टाइम दूंगा उस टाइम पे बनाएंगे, ठीक है, अभी बनाना नहीं, और समझते हैं इसमें। तो ये जो क्वेश्चन था मेनली जो reflex action of organ, reflex action pranay, reflex action is an involuntary action which is not controlled by our self, हम उसको सेल्फ कॉन्शियस से अपने कंट्रोल नहीं कर सकते रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन ही हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। वॉकिंग बच्चे जब हम चाहेंगे तभी चलेंगे और जब हम चाहेंगे तब रुकेंगे, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज दिस इज अ वॉलंटरी एक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक्शन को वॉलंटरी एक्शन है। वी थिंक ऑफ वॉकिंग, हम सोचते हैं पहले कि हम चलना है कि नहीं, तो हम चलते हैं, और स्टॉप करते हैं तो भी हम सोचते हैं उसके लिए कि रुके कि भागते रहना है, ठीक है ना। और इनवॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। बच्चों देखो
इसी में अब मैं आगे बता रहा हूं आपको रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ड्रीमिंग, क्या ड्रीमिंग? अब देखो बच्चे, इधर देखो, ध्यान दो, रिफ्लेक्स एक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे इसी में। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ठीक है। कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बच्चे देखो, ध्यान दो, अब इधर देखेंगे सिर्फ, यहां पे देखो, ये ये है हमारा एक, ये है हमारा एक स्किन सेल, ये है स्किन सेल। और स्किन जो है हमारी, ये स्किन हमारी एक सेंस ऑर्गन है। स्किन इज अ सेंस ऑर्गन विच कैन सेंस एक्सटर्नल स्टिमुलस, आसपास के स्टिमुलस को स्किन हमारी सेंस कर सकती है। ये उसी का एक सेल है जो सराउंडिंग को सेंस कर सकता है। अगर इस स्किन को कोई स्टिमुलस मिलता है, इफ एनी स्टिमुलस और एनी रिस्पॉन्स इज हैपनिंग इन द स्किन सेल, कोई इसको स्टिमुलस मिल रहा है, लाइक स्टिमुलस मैंने आपको उस दिन बताया था, कोई हॉट स्टिमुलस इसको मिल रहा है, उस स्टिमुलस की वजह से, उस हॉट स्टिमुलस की वजह से दिस स्किन सेल रिलीजेज सम केमिकल्स, ये स्किन सेल रिलीज करता है कुछ केमिकल्स, केमिकल secreted by स्किन सेल। स्किन सेल ने केमिकल सिक्रीट किया है, कब सिक्रीट किया है? जब उसको कोई स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस वहां पे स्किन सेल को मिला है, ठीक है। ये जो केमिकल है, इस केमिकल को रिसीव करेगा न्यूरॉन। ये जो स्किन ने कुछ स्टिमुलस को सेंस किया है, स्किन ने किसी स्टिमुलस को सेंस किया है, और उस सेंस के वजह से उसने केमिकल रिलीज किया है। इस केमिकल को कोई न्यूरॉन रिसीव कर रहा है, इस केमिकल को न्यूरॉन इस केमिकल को न्यूरॉन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। ये न्यूरॉन, मैंने आपको बताया था कि ये न्यूरॉन, वो जो स्किन ने सेंस किया है, उस सेंस को ये न्यूरॉन रिसीव कर रहा है। इसीलिए इस न्यूरॉन का नाम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। दिस वन इज अ सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये सेंसरी न्यूरॉन, बच्चे, इस सेंसरी न्यूरॉन ने अपने डेंड्राइट से, न्यूरॉन में जो फर्स्ट पार्ट था डेंड्राइट, हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन में जो फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट, डेंड्राइट ने उस केमिकल को रिसीव किया है, और उस केमिकल को इसने साइटोन, उसका जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के चारों तरफ, साइटोन में ट्रांसफर किया। साइटोन से वो आगे को ट्रांसफर हुआ है एक्सॉन में, एक्सॉन से वो नर्व एंडिंग में पहुंचा है, अपने एक्सॉन बल्ब में एक्सॉन एंडिंग में पहुंचा है। एक्सॉन एंडिंग से वो रिलीज हो गया बाहर, एक्सॉन एंडिंग से वो केमिकल रिलीज हो गया बाहर,
और इस केमिकल को आप फिर से इसके आगे जो दूसरा न्यूरॉन है वो रिसीव करेगा। सेकेंड न्यूरॉन ने इसको रिसीव किया है, और दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। आपको बच्चे 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन मिला होगा साइनेप्सिस, 10th क्लास में भी यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्सिस। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। द गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस। शायद मैं लिखवा भी चुका होगा लास्ट लेक्चर में। अब बच्चों देखो, ये न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो सेंस लेके जा रहे हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन एंटर कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में। These neurons are entering in the spinal cord from dorsal side। बच्चे डोर्सल साइड से एंटर कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये न्यूरॉन्स डोर्सल साइड से एंटर कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जिस तरह का सेंस आया है स्पाइनल कॉर्ड में, उस सेंस के लिए जो भी सेंस हुआ है, जो भी सेंस आया है, जो भी एक्शन वहां पे हुआ है, उस एक्शन जैसा एक्शन हुआ होगा, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास एक रीजन होता है। इस रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग। एक हमारे पास बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग में एग्जैक्ट हम बोल सकते हैं एक तरह से कि सेंट्रल प्रोसेसिंग में एग्जैक्ट जो एक्शन हुआ है, जो एक्शन हुआ है उसका क्या रिएक्शन होगा, जो एक्शन हुआ है उसका क्या, एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, ये रेगुलेट होता है, ये कंट्रोल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग में। ये वो जगह है जहां पे एक्शन का रिएक्शन बताया जाएगा। और जब एक्शन का रिएक्शन डिसाइड होगा तो वो रिएक्शन बाहर आएगा वेंट्रल साइड से। वेंट्रल साइड से वो रिएक्शन बाहर आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल साइड से वो रिएक्शन बाहर आएगा। बच्चे ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ये वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स बच्चे, ये ऊपर वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ये ऊपर वाले न्यूरॉन्स, ये ऊपर वाले बच्चे जो न्यूरॉन है, हमने न्यूरॉन बच्चे लास्ट क्लास में डिस्कस किया है पूरा। न्यूरॉन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब हमने पढ़ा है। न्यूरॉन में मैंने आपको लास्ट पार्ट मेनली लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि मोटर और सेंसरी न्यूरॉन, जिसमें से मैंने आपको ये बताया अभी अभी कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस लेके जा रहे हैं, सेंस बच्चे हमारे डॉर्सल साइड से एंटर कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। वो जो सेंस है उसका क्या एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, ये डिसाइड हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसको डिसाइड किया गया है। और उसके बाद उसका जो रिएक्शन है वो कुछ न्यूरॉन्स वापस लेके जा रहे हैं। ये न्यूरॉन्स एक्शन का रिएक्शन को वापस लेके जा रहे हैं। जो सेंस हुआ है उस सेंस का क्या इफेक्ट होगा बॉडी में, उसका क्या रिफ्लेक्स एक्शन होगा, ये न्यूरॉन्स उस एक्शन को लेके जा रहे हैं। इन न्यूरॉन्स को हमने क्या नाम दिया है, मोटर न्यूरॉन। इन न्यूरॉन्स को बच्चे हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और ये मोटर न्यूरॉन जो है, ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन फाइनली ये मोटर न्यूरॉन्स बच्चे, ये मोटर न्यूरॉन्स फाइनली एक्ट करेंगे उस पार्ट पे जहां पे वो स्टिमुलस आया है, उस पार्ट पे एक्ट करेंगे। और अगर हमारे स्किन के सेल पे स्टिमुलस आया है, तो कुछ हॉट स्टिमुलस आया तो हमारा मेनली जनरली हमारा रिएक्शन क्या होता है, उसको हटा लेते हैं।
अब बच्चे जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि कुछ टच हुआ तो हमने सिर्फ ऐसे अपना स्किन वहां से रिमूव कर लिया, स्किन सेल वहां से हटा दिया, ऐसा नहीं होता। हमें पूरा हैंड हम रिमूव करते हैं और ये एक्शन बहुत फास्ट होता है, ये मिली सेकेंड्स में परफॉर्म हो जाता है। क्यों मिली सेकेंड्स में परफॉर्म होता है? क्योंकि ये जो पूरा सेंस हो रहा है और जो पूरा रिएक्शन आ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत तेज ट्रैवल करती है, लेकिन हमारी बॉडी में एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ये कुछ ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, लेकिन हम जो रिएक्शन एक्शन का जो रिएक्शन हम शो करेंगे, वो क्या होगा कि हमारे जो हैंड की मसल्स हैं, वो मसल्स मूव करेंगी तभी हमारा हैंड मूव करेगा। इसका मतलब है कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये हमारे मसल्स पे इफेक्ट शो करेंगी। तो ये मोटर न्यूरॉन्स शो करेंगे हमारी मसल्स पे इफेक्ट शो करेंगे, इफेक्ट ऑन मसल्स पे ये इफेक्ट शो करेंगे। और वो इफेक्ट होगा क्या? वो इफेक्ट होगा लाइक रिमूवल ऑफ हैंड, वो इफेक्ट होगा रिमूवल ऑफ हैंड। बच्चे कुछ इस तरह से पूरा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन में अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, हैंड रेज करो बच्चे, पूछो कुछ डाउट है तो। और इसमें बच्चों एक लास्ट पॉइंट मैं इलेक्ट्रिक इंपल्स अभी बताता हूं। इसमें बच्चे एक लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो जितना भी प्रोसेस होगा, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी प्रोसेसिंग होगी पूरी, ये पूरे रिफ्लेक्स एक्शन की एक स्मॉल मेमोरी, इसकी एक स्मॉल मेमोरी हमारे ब्रेन में सेव हो जाएगी। कैसे होगा? हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक मैसेज भेजेगा टू ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड will send a message to brain that all this has happened. मैसेज टू ब्रेन, मैसेज आएगा ब्रेन को, और ब्रेन में ये एक स्मॉल मेमोरी के फॉर्म में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जो कि हमारा सेरिब्रम ये काम करता है, जिससे कि हम आगे के लिए फ्यूचर में वो ऐसे हमारे साथ दोबारा ना हो जाए कोई स्टिमुलस, अननोन स्टिमुलस पे हम कोई सडनली एक्ट ना हो, इस तरह से कोई इफेक्ट ना हो हमारी बॉडी में। तो इसके लिए एक मेमोरी सेव हो जाएगी, तो हम आगे से सावधान रहेंगे कि जो अभी हुआ है ये दोबारा फिर कभी ऐसा ना हो। लाइक हमने पता नहीं था कि हमारे इंडक्शन पे गैस पे हमारे कुछ हॉट वहां पे यूटेंसिल रखा था, हमने टच कर लिया, दोबारा कभी देखेंगे इवन ठंडा भी है वो यूटेंसिल, हो गर्म नहीं है, तब भी हम ध्यान रखेंगे कि हाँ हो सकता है। बहुत से ऐसा होता होगा, आप चेक करते होगे कि कहीं गर्म तो नहीं है, पता चला जल गया, उसका स्किन है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो वहां पे, इंजरी या कोई भी इरिटेशन कैसा भी क्रिएट हो। ठीक है बच्चे, ये स्पाइनल कॉर्ड डन है। थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस तरह से जनरेट होता है। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ किस तरह से जनरेट होता है। ये सबका हो गया, इसको मैं रख करता हूँ। ठीक है बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन में हमने समझ लिया कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम कर रहा है। हमने बच्चे समझा कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम कर रहा है। और एक अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन कि डिफाइन या एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन, तो हम पूरा का पूरा डायग्राम तो बनाने नहीं बैठ जाएंगे। अगर बच्चे आ भी जाएगा तो जैसा मैंने आपको बना के ऐसे समझाया है, जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी है जल्दी बना लेते हैं, वो कोशिश करेंगे पूरा का पूरा वैसे ही बना दे जल्दी से। लेकिन जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप अपनी बुक में बच्चे देखोगे, बुक में जो डायग्राम दिया है कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि स्किन और स्किन से आपको डायरेक्ट बताया है कुछ इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड। बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपको ये वर्ड यूज करना है, सेंसरी न्यूरॉन, मेनली ये वर्ड यूज करना है। और इधर से आपको बताना है मोटर न्यूरॉन, और फिर उसके बाद सिर्फ आपको शो कर बताना है
इफेक्ट रिमूवल ऑफ हैंड। सिर्फ इस तरह से कुछ डायग्राम बताना है और फाइनली आपको यहां बताना जाए मैसेज टू ब्रेन। तो जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं है वो इस तरह का भी डायग्राम अगर बनाएंगे अपने एग्जाम में, वैसे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। 3 मार्क्स का बच्चा आएगा रिफ्लेक्स एक्शन तो डायग्राम जरूर बनाएंगे। मैं थ्योरी बता देता हूँ कि थ्योरी किस तरह से लिखेंगे। अभी तक हमने जब रिफ्लेक्स एक्शन बच्चे स्टार्ट किया था, हमने जब रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने एक पॉइंट लिखा था, एक पॉइंट मैंने लिखा था कि कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है। इसमें मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं बच्चे, स्टिमुलस received by sensory organs। सेंसरी ऑर्गन्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। एक बात बच्चे बता दूं, वो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है जो आगे मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं 11th में। बच्चे देखो, स्टिमुलस हो सकता है कि एक्सटर्नल हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि स्टिमुलस हमारे बॉडी के अंदर ही स्टिमुलस हो, इंटरनल स्टिमुलस हो, कोई कोई पार्ट बॉडी का ठीक से नहीं काम कर रहा हो तो वो भी तो एक स्टिमुलस है बॉडी के। तो बच्चे स्टिमुलस हो सकता है बॉडी के अंदर भी हो, स्टिमुलस हो सकता है बॉडी के बाहर भी हो। दोनों में जो रिफ्लेक्स एक्शन है सेम इसी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स ही नहीं, बॉडी में कुछ बॉडी के इनसाइड भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्टिमुलस प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो भी सेम इसी तरह से काम करेगा, ठीक है। ठीक है, इतना डन। तो हमने लिखा है अभी कि स्टिमुलस को रिसीव करेगा सेंसरी ऑर्गन। फॉर एग्जांपल इधर आपको बताता हूं कि स्टिमुलस रिसीव्ड बाय ऑर्गन, और वो स्टिमुलस जब रिसीव होगा ऑर्गन से तो उस स्टिमुलस के थ्रू केमिकल्स को, उस स्टिमुलस के थ्रू केमिकल रिलीज होगा और केमिकल को रिसीव करेगा कौन? न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स receive chemical and takes it to the spinal cord to generate a इफेक्ट। सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास जहां पे इफेक्ट जनरेट होगा। बच्चे नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। ठीक है, इतना डन। और सेंसरी न्यूरॉन ने केमिकल को रिसीव किया और सेंसरी न्यूरॉन उसको ले जाएगा कहां? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचे, स्पाइनल कॉर्ड से फिर स्पाइनल कॉर्ड जो इफेक्ट बताएगा वो इफेक्ट कौन सा न्यूरॉन लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन।
और फाइनली इफेक्टर ऑर्गन इफेक्ट शो करेगा। बच्चे कंप्लीट करो, कुछ डाउट है किसी को? एंडोक्राइन सिस्टम हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी में सारे के सारे ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, two types of glands are there in our body, exocrine gland and endocrine gland, and all these glands together forms endocrine system of our body. First part बच्चे लिख रहा हूं, all the endocrine and exocrine glands of our body forms endocrine सिस्टम। सारे के सारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों तरह के ग्लैंड्स हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम फॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जैसा कि ग्लैंड्स बनाते हैं, तो बच्चे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो बच्चे जैसा कि सारे के सारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बना रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ग्लैंड होता क्या है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड्स बच्चों, आपको सबको पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। बच्चों ग्लैंड्स में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन ग्लैंड्स में सिंगल टिश्यू जरूरी नहीं है कि एक सिंगल टिश्यू लाइक क्यूबॉइडल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, ठीक है, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई सिंगल टिश्यू ग्लैंड बना दे। बच्चे ग्रुप ऑफ टिश्यू, अलग अलग टिश्यू मिलके ग्लैंड फॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड। इस लाइन में किसी को डाउट है तो बताना, समझ में आया ना? ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड, ये पॉइंट लिखो बच्चे। ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड्स, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड। और बच्चे ग्लैंड्स में जो टिश्यू होते हैं, उन टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। टिश्यू में जो ग्लैंड में जो टिश्यू है उसमें जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं इन फॉर्मिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग and secreting, in forming and releasing, in manufacturing and secreting अब ठीक है बच्चे, टिश्यू में जो इस ग्लैंड, बहुत सारे टिश्यू मिलके ग्लैंड बनाते हैं, और टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इसमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं केमिकल्स को बनाने में भी, और उन केमिकल्स को रिलीज करने के लिए भी वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो मैं इसमें इसी में आगे मैं लिख रहा हूं, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड एंड सेल्स ऑफ these cells of the tissue are specialized in producing and
releasing chemicals like enzymes or hormones. Enzymes or hormones. बच्चे सम्यक अभी थोड़ी देर पहले सम्यक बताया मैंने बच्चे, मैंने बताया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है. सो endocrine system helps in control and coordination in human beings. Control and coordination में help करता है. It helps to work different organs, different parts of the body. Endocrine system helps in working of all the parts of the body in a synchronized way, in a coordinated way, है ना. तो स्टार्टिंग पहले का भूलेंगे नहीं, पहले का नहीं भूलो, पहले का भूल जाओगे आगे का कहां से समझोगे. ठीक है. और बच्चे फर्स्ट लाइन है आकृति, इसकी फर्स्ट लाइन है कि मैंने लिखा है कि ग्रुप ऑफ टिश्यू. बच्चे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं ग्रुप ऑफ टिश्यू क्यों लिखा है. बच्चे मान लेते हैं ये मेरे पास बच्चों कुछ सेल्स हैं. ये बच्चों कुछ सेल्स हैं. ये सेल्स अपने अंदर केमिकल बनाते हैं. ये सेल्स अपने अंदर केमिकल बनाते हैं. ये केमिकल फॉर्म करते हैं अपने अंदर. उस केमिकल को ये बाहर भी रिलीज करेंगे. लेकिन बच्चे ये सेल्स ऐसे ही तो बॉडी में कहीं पे नहीं पड़े होंगे. ये सेल्स किसी चीज से तो कवर होंगे, कवरिंग होगी इनकी. बच्चों ये जो सेल्स हैं, अब यहाँ पे कई सारे सेल्स हैं और ये सारे के सारे सेल्स एक जैसा काम कर रहे हैं. ये सारे के सारे सेल्स केमिकल बना रहे हैं और केमिकल को रिलीज भी कर रहे हैं. ये सारे के सारे सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. कई सारे सेल्स, ये टिश्यू है. बच्चे ये एक तरह का टिश्यू है और इसी टिश्यू के ऊपर मेरे पास कुछ दूसरी तरह के सेल्स हैं और ये सेल्स, ये वाले सेल्स अंदर वाले सेल्स को, ये बाहर वाले सेल्स अंदर वाले सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो ये अब मैंने बना दिया एक ग्लैंड. इस ग्लैंड में कुछ सेल्स हैं जो केमिकल बना रहे हैं और कुछ सेल्स हैं जो केमिकल फॉर्मिंग सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो अब ये ग्लैंड है, इसीलिए मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ टिश्यू. अंदर भी एक टिश्यू है और उसके सराउंडिंग भी एक टिश्यू है. ठीक है. तो ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म अ ग्लैंड और उसके सेल्स एंड सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग केमिकल्स लाइक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. ठीक है, क्लियर है. अब बच्चे ग्लैंड हमने देखा कि ग्लैंड होता क्या है. हमें ये पता चला कि ग्लैंड होता क्या है. ग्लैंड बच्चे दो टाइप्स का है. टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. फर्स्ट है बच्चे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और सेकंड है एंडोक्राइन glands. Complete it and then tell me when you are done. कंप्लीट करो बच्चा, बताओ. डन.
बच्चे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में और फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पे एंडोक्राइन ग्लैंड पे। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड हम अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था। एक्सोक्राइन ग्लैंड में बच्चे हमने पढ़ा कि जो हमारे ग्लैंड्स थे लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक में ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड लाइक पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो हमने ग्लैंड्स पढ़े, तो ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़े थे, वो सारे के सारे ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज कर रहे थे। ये सारे के सारे ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम रिलीज करते हैं। पहली बात देखते हैं कि क्यों नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनका क्यों नाम है। बच्चे देखो, ये है हमारी, ये है हमारा, ये मैंने बता दिया, ये है समझ लो हैंड है, हैंड है बच्चे, ठीक है। ये हमारी हैंड की अपर स्किन है, अपर स्किन है। और हमारे हैंड में अपर स्किन में, हमारे हैंड में अपर स्किन में स्वेट, स्वेट रिलीज हो रहा है। बच्चों जो स्वेट रिलीज हो रहा है, तो स्वेट, स्वेट एक केमिकल है। यहां पे बच्चों एक ग्लैंड लगा हुआ है और इस ग्लैंड का नाम है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ये जो स्वेट ग्लैंड है, इसका काम है स्वेटिंग करना। ये स्वेट सिक्रीट करता है, केमिकल सिक्रीट करता है, और वो स्वेट, वो जो केमिकल है वो हमारी बॉडी के बाहर आ रहा है, हमारी स्किन के बाहर, हमारे स्किन के बाहर वो रिलीज हो रहा है स्वेट। तो अब ये कैसे हो रहा है? ये इस तरह हो रहा है कि इस ग्लैंड के पास है एक, इसके पास है एक डक्ट, इसके पास है एक पाइप, एक बेजल, इसके पास है बच्चे डक्ट। इस डक्ट के थ्रू ये स्वेट ग्लैंड अपने केमिकल को स्किन के बाहर रिलीज कर रहा है। इसी तरह से बच्चे हमारे माउथ में, बच्चों हमारे माउथ में हमने डिस्कस किया था, हमारे माउथ में हमने डिस्कस किया था कि यहां पे भी लगे हुए हैं ग्लैंड, यहां पे भी ग्लैंड लगे हुए हैं। बच्चों माउथ में भी जो सलाइवा रिलीज हो रहा है वो हमारे बकल कैविटी में, हमारा जो ओरल कैविटी है बाहर ही तो आ रहा है, हमारे बाहर आ रहा है, ठीक है। हमारे माउथ वाला जो, ये जो हमारा माउथ है, अंदर खाली जगह है, ये हमारी मैंडिबल बोन है, ये हमारी ऊपर वाली ये बोन है मैंडिबल, और इसके नीचे ये हमारा माउथ का स्पेस है। यहाँ पे रिलीज हो रहा है, बॉडी सरफेस के बाहर आ रहा है, बॉडी सरफेस के बाहर आ रहा है केमिकल। और जो हमारे स्टमक में, जो हमारे स्टमक में ग्लैंड थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड थे, वो भी अपने सिक्रीशन को, जो सरफेस है स्टमक का, उसके बाहर केमिकल रिलीज कर रहे थे। ये सारे के सारे ग्लैंड्स अपने केमिकल को बॉडी सरफेस के बाहर रिलीज करते हैं। बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे कि स्टमक तो बॉडी के अंदर है, बच्चे सरफेस के तो बाहर रिलीज कर रहा है ना, सरफेस के बाहर। आप ऐसे समझो सिर्फ कि ये सारे ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं मिक्स कर रहे हैं, ये ध्यान देंगे। ये सारे ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं मिक्स कर रहे हैं, ये सारे के सारे ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को बॉडी सरफेस के बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो बच्चे एक्सो, एक्सो का मतलब है बाहर, और क्राइन का मतलब है केमिकल और एसिड। तो वो ग्लैंड्स
जो अपना सिक्रीशन, अपना केमिकल बॉडी सरफेस के बाहर रिलीज करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। वो ग्लैंड जो अपना केमिकल बॉडी सरफेस के बाहर रिलीज करें, those glands which release their chemicals out of the body surface are called exocrine glands. Are called exocrine glands. For example, salivary gland, mammary gland, gastric gland, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इतना डन बच्चे। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अपना सिक्रीशन बॉडी के सरफेस के बाहर करना है, बॉडी सरफेस के बाहर इन्हें सिक्रीट करना है अपना केमिकल। इसीलिए ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड को अपना सिक्रीशन बॉडी के सरफेस के बाहर करना है, इसीलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास हमेशा डक्ट होती है जरूर। इनके पास एक पाइप होगा, एक डक्ट होगा जिसके थ्रू ये बाहर निकाल देंगे अपने सिक्रीशन को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। They contain duct and are also termed as, they are also, exocrine glands are also termed as duct glands. और एक लास्ट पॉइंट, they generally secretes enzymes। ये ज्यादातर एंजाइम रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड ज्यादातर एंजाइम रिलीज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। इसी के नीचे स्टार्ट कर देता हूं बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेडिंग लिखो बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती है। ये बने तो टिश्यू के ही हैं ये भी, लेकिन इनके पास डक्ट नहीं है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये नॉर्मली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फॉर एग्जांपल बच्चे एक एंडोक्राइन ग्लैंड में बना रहा हूं, ये मैंने एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनाया। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इस एंडोक्राइन ग्लैंड से, इसी से कनेक्टेड है हमारा ब्लड वेजल। इसी से बच्चे कनेक्टेड है हमारा ब्लड वेजल। इट कैन बी आर्टरीज और वेन्स। तो ब्लड वेजल से हमारी कनेक्टेड है। कहने का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड अपना केमिकल डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। ये बॉडी सरफेस के बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इनके पास पाइप भी नहीं है, ब्लड का वेजल इनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये ब्लड वेजल में डायरेक्ट रिलीज कर रहे हैं। तो एंडो मींस अंदर, ब्लड में अंदर अंदर रिलीज कर रहा है अपने केमिकल को। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं,
those glands which release their chemicals, मेनली बच्चे ये हार्मोन रिलीज करते हैं, हार्मोन्स, तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं हार्मोन, their chemicals directly into the blood are called endocrine gland. वो ग्लैंड्स जो अपने केमिकल को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, मेनली वो केमिकल हार्मोन होता है, ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने बताया बच्चे कि इनके पास फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं बच्चे, एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड। और मैंने आपको बच्चे बताया कि जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इनके पास डक्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दे डू नॉट हैव डक्ट्स, so termed as ductless glands। इनके पास डक्ट नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। हाँ बच्चे बिल्कुल सही है फरहान, थायराइड। हार्मोन्स को, जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, तो हार्मोन्स हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए हम हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। हार्मोन्स के बारे में बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में अभी तक डिफरेंस आना चाहिए। बच्चों देखो जितना पढ़ा दिया मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, इंपॉर्टेंट जितना भी ज्यादातर था वो हमने सब पढ़ लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक ऐसा डाटा प्रोवाइड करूंगा जो आपको मतलब पूरे जीवन भर काम आता रहेगा। सिर्फ आप मेडिकल में जाओ, मेडिकल में नहीं जाओ, ठीक है, तो वो आपको जरूर काम आता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर प्रेजेंट रहेंगे। बाकी यहाँ तक आप पढ़ते रहिए और अपनी तरफ से कंप्लीट करो बच्चे। मैंने कंप्लीट किया है नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन कंप्लीट कर दिया है। हम एंडोक्राइन सिस्टम पे आ गए। एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा बहुत आपको पार्ट बताया है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे हार्मोन और उनके फंक्शंस आपको समझाने हैं, ठीक है। चलो बेटा अभी के लिए फिर काफी है, अभी बाय सबको, टेक केयर। सब बताऊंगा प्रणय, नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, सब बताऊंगा। बाय बच्चों, सबको बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, सेफ रहें, कोरोना से बच के रहें बच्चों, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। सैनिटाइजर का यूज करें, हाथ धोते रहें, बी सेफ। चलो बाय बच्चों, घर पे पढ़ो।